डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता वशिष्ठ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रमुख समाचार। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे पीएम मोदी। किसान सम्मेलन में किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किश्त करेंगे जारी। स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से ज्यादा कृषि सखी महिलाओं को बांटेंगे प्रमाण पत्र। काली मिर्च, इलायची और हल्दी जैसे मसालों में प्रयोग होने वाले फसल की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशी की खबर। भारतीय मसालों का निर्यात 2023-24 के दौरान सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा। मिर्च का निर्यात 15% से बढ़कर 6.1 लाख टन पर हुआ स्थापित। फलों का राजा आम के प्रेमियों के लिए खुशी की खबर है। सरकार ने आम को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड पर प्रतिबंध लगा दिया है। फल व्यापारियों को फल पकाने में कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग न करने की दी हिदायत। सरकार ने कैल्शियम कार्बाइड के बढ़ते इस्तेमाल से हो रही स्वास्थ्य समस्याओं के चलते दिए हैं ये निर्देश। उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी। राजधानी दिल्ली में आज के लिए लू का रेड अलर्ट। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर भारत में अगले 3 से 5 दिन तक भारी बारिश की जताई है आशंका। और खबरें विस्तार से। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी का दौरा करेंगे। वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किश्त जारी करेंगे। अब तक 11 करोड़ से अधिक पात्र किसान परिवारों को पीएम किसान योजना के अंतर्गत 3.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिला है। इस दौरान पीएम मोदी किसानों से संवाद करेंगे, उनके उगाए उत्पादों को देखने स्टॉल पर जाएंगे, 21 प्रगतिशील किसानों से मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से अधिक कृषि सखी महिलाओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। कृषि सखी कन्वर्जेंस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का कृषि सखी के रूप में सशक्तिकरण करते हुए कृषि सखी महिलाओं को पैरा एक्सटेंशन वर्कर के रूप में प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रदान करके ग्रामीण भारत की तस्वीर को बदलना है। महिला किसानों में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर उत्साह का माहौल है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर ही उन्होंने प्राकृतिक खेती करनी शुरू की और आज उन्हें प्रधानमंत्री के हाथों खेती के लिए सहायता भी मिलेगी। मैं भी प्राकृतिक खेती करती हूँ। मैं भी नमामि गंगे कृषि विभाग के इन सारी जो है कि विभागों से जुड़ी हुई हूँ और मैं स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हुई हूँ। ये प्राकृतिक खेती जब हमने स्टार्ट किए तो हमें काफ़ी फायदा हुआ, तो इसके बारे में हमने लोगों को बताया और अपने समूह की दीदियों को बताया। इसके बाद हम खुद उनको ट्रेनिंग देने लगे, तो इसके लिए सरकार ने हम लोगों को मास्टर ट्रेनर भी बना दिया, जिससे हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं और खुद का जो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, वो हम लोग अपना एफपीओ में देते हैं, जो कि उसका मार्केट से कहीं ज़्यादा उसका मूल्य मिलता है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले किसानों ने कहा कि उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे आज किसान प्राकृतिक खेती के साथ साथ सरकारी योजनाओं से अपना और समाज का विकास कर रहे हैं। मुझे लगभग 4 साल पहले कृषि विभाग के द्वारा पता चला कि एक योजना आई है नमामि गंगे जैविक खेती परियोजना करके। इसके तहत क्लस्टर बेस पे हम लोगों का चयन किया गया। हमारे यहाँ संस्था मासूम फाउंडेशन है जो क्लस्टर बेस पर किसानों का चयन करके कृषि विभाग का सहयोग करता है और हम लोगों को ट्रेन कराता है। तो हमने इस 4 साल पहले जो है इसे ट्रेनिंग ली। हमें उत्तराखंड भेज करके कृषि सरकार द्वारा जो है ट्रेनिंग कराया गया। माननीय पालेकर साहब के यहाँ भेज करके ट्रेन कराया गया और देवव्रत शर्मा जी का भी क्लास कराया गया, जिससे मैं उत्साहित होकर के अपनी जैविक खेती को कर रहा हूँ
और ये खेती जो है हमारे लिए लाभप्रद हो रही है और हम अपने क्लस्टर बेस के किसानों को जोड़ करके अपने उत्पाद को अब नमामि गंगे फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के तहत जो है मार्केट तक सप्लाई दे रहे हैं। तो ये सब सरकार की योजनाएं हैं जिससे हम लोग लाभ ले रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार काशी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री करीब 20,000 करोड़ किसानों के खाते में डालेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि और किसान का कल्याण प्रधानमंत्री की प्राथमिकता रही है, इसलिए सबसे पहला फैसला पीएम ने किसान सम्मान निधि किसान के खाते में पहुंचाने का किया है। आनंद का विषय ये है कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आज यहाँ पधार रहे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आदरणीय मोदी जी आज पहली बार काशी आ रहे हैं और काशी में भी केवल काशी के लिए नहीं, पूरे देश के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लगभग 20,000 करोड़ रुपया यहां से किसानों के खाते में अंतरित करेंगे, डालेंगे। कृषि और किसान का कल्याण ये प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार की प्राथमिकता रही है। इसलिए सबसे पहला फैसला अगर प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद किया तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसान के खाते में पहुंचाने का फैसला किया। भारतीय मसालों का निर्यात 2023-24 के दौरान सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि मात्रा में वृद्धि हुई तथा काली मिर्च, इलायची और हल्दी जैसी कुछ किस्मों की कीमतें ऊंची रहीं। मसाला बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 के दौरान मिर्च का निर्यात 15% बढ़कर 6.1 लाख टन हो गया है, जो पिछले साल के 5.24 IT से अधिक है। $1.50 बिलियन का मिर्च निर्यात 2023-24 के दौरान भारत के कुल मसाला निर्यात का लगभग 34% है, जो अनुमानित $4.46 बिलियन है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को DAP खाद के स्थान पर NPK खाद के उपयोग पर जोर दिया जा रहा है, ताकि किसान फसलों में बेहतर तरीके से पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकें। कृषि विभाग के अनुसार DAP में पोटैश नहीं होता है, इसलिए पोटैश की कमी से कीट बीमारियों का प्रकोप अधिक होता है और कपास के उत्पादन में कमी आती है। अनुसंधान रिपोर्ट के अनुसार कपास फसल में NPK मिश्रित उर्वरकों के प्रयोग से कपास तो अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के उपसंचालक कृषि ने जानकारी देते हुए बताया कि कपास फसल में बुआई के समय आधार खाद के रूप में सिंगल सुपर फास्फेट की आधी मात्रा 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के साथ यूरिया 35 किलोग्राम तथा पोटैश 33.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करने से कपास फसल का अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। खरगोन के कृषि उपसंचालक ने बताया कि कपास फसल में बुआई के समय NPK 250 किलोग्राम एवं यूरिया 280 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करने से पोटैश खाद अलग से नहीं देना पड़ेगा। खरीफ सीजन में सोयाबीन एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। कई राज्यों में किसान इसकी खेती प्रमुखता से करते हैं। ऐसे में किसान बुआई से पहले कुछ तरीके अपनाकर इसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसको लेकर भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। संस्थान द्वारा किसानों को बुआई से पहले खेत की तैयारी सहित किस्मों के चयन, खाद के प्रयोग, अंकुरण परीक्षण सहित अन्य महत्वपूर्ण काम करने को कहा है। किसानों को सलाह दी गई है कि किसान 3 वर्षों में एक बार अपने खेत में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई अवश्य करें और विपरीत दिशाओं में 2 बार कल्टीवेटर यानी बखरनी एवं पाटा चलाकर खेत को तैयार करें। यदि किसान पिछले वर्ष गहरी जुताई कर चुके हैं तो वे इस साल केवल विपरीत दिशाओं में कल्टीवेटर एवं पाटा चलाकर खेत को तैयार करें। वहीं खेत की मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए किसान अंतिम बखरनी से पहले गोबर खाद 5 से 10 हेक्टेयर या मुर्गी का खाद 2.5 टन प्रति हेक्टेयर डालकर अच्छे से मिला दें।
वहीं सोयाबीन की फसल में वर्षा के जल का अच्छी तरह से उपयोग किया जा सके, इसके लिए 5 साल में एक बार अपनी सुविधा अनुसार अंतिम बखरनी से पहले 10 मीटर के अंतराल पर सब सॉइलर चलाएं, जिससे वर्षा जल खेत की गहरी सतह तक जा सके और सूखे की स्थिति बनने पर फसल को नमी मिलती रहे। साथ ही इससे मिट्टी की कठोर परत तोड़ने में तथा नमी का संचार अधिक समय तक रखने में सहायता मिलती है। ऐसे में किसान जो सोयाबीन के बाद आलू, प्याज, लहसुन जैसी फसल लेकर गेहूं, चना लगाते हैं, वे किसान सोयाबीन की कम अवधि वाली किस्म को लगाएं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने विशेष रूप से आम के मौसम में फसलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड पर प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापारियों, खाद्य व्यवसाय संचालकों को सचेत किया है। FSSAI ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा विभागों को FSS अधिनियम 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों, विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसी गैरकानूनी प्रथाओं में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सतर्क रहने, गंभीर कार्रवाई करने और सख्ती से निपटने की सलाह दी है। आमतौर पर आम जैसे फसलों को पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम कार्बाइड से एसिटिलीन गैस निकलती है, जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश होते हैं। इन पदार्थों से चक्कर आना, मुंह सूखना, जलन, कमजोरी, निगलने में कठिनाई, उल्टी और त्वचा के अल्सर आदि जैसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसके अलावा एसिटिलीन गैस काम करने वालों के लिए भी उतनी ही खतरनाक है। इन खतरों के कारण खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011 के तहत फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। FSSAI ने फलों और पकाने के लिए एक सुरक्षित विकल्प के रूप में एथिलीन गैस के उपयोग की अनुमति दी है। एथिलीन गैस का उपयोग फसल, किस्म और परिपक्वता के आधार पर 100 ppm तक की सांद्रता में किया जा सकता है। एथिलीन फलों में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक हार्मोन है जो रासायनिक और जैव रासायनिक गतिविधियों की एक श्रृंखला शुरू और नियंत्रित करके पकने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। कच्चे फलों को एथिलीन गैस से उपचारित करने पर प्राकृतिक रूप से पकने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब तक कि फल स्वयं पर्याप्त मात्रा में एथिलीन का उत्पादन शुरू नहीं कर देता। इसके अलावा केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति ने आम और अन्य फलों को एक साथ पकाने के लिए एथिफॉन 39 SL को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के दुर्लभ नूरजहां आम के गिने चुने पेड़ बचे हैं। इससे चिंतित अधिकारी अब आम की इस खास प्रजाति को आने वाली पीढ़ियों के वास्ते बचाने के लिए इसके पेड़ों की तादाद बढ़ाने के वैज्ञानिक प्रयास में जुटे हैं। अफगान मूल की मानी जाने वाली नूरजहां आम की ये किस्म अपने बड़े जानी जाती है, जिसका वजन 3.5 किलोग्राम से 4.5 किलोग्राम के बीच होता है। साथ ही बाजार में इसकी कीमत 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति किलो तक होती है। इंदौर संभाग के आयुक्त दीपक सिंह ने कहा कि अलीराजपुर जिले के कट्टी क्षेत्र में नूरजहां के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक प्रयास तेज किए जाने चाहिए। ये चिंता का विषय है कि इस आम के गिनती के पेड़ बचे हैं। दीपक सिंह ने कहा कि नूरजहां आम के पेड़ों की संख्या बढ़ाने के लिए उद्यानिकी विभाग को टिश्यू कल्चर की मदद से नए पौधे तैयार करने को कहा है। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ साथ असम में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे पूरे राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। बाढ़ के पानी ने 14 जिलों के 309 गांवों को जलमग्न कर दिया है, जिससे प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 1 लाख से ऊपर पहुंच गई है। बराक घाटी के करीमगंज सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जिसके 192 गांव प्रभावित हैं और 95,000 से ज्यादा लोग दुष्प्रभावित हुए हैं। बाढ़ग्रस्त जिलों में करीमगंज, बोंगाई गांव, तामुलपुर, लखीमपुर, उदलगिरी, दारंग, धेमाजी, नगांव, होजाई, चिरांग, बारपेटा, बक्सा, नलबाड़ी, गोलपाड़ा शामिल हैं।
करीमगंज में स्थापित 14 राहत शिविरों में फिलहाल 3000 से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। दूसरी ओर नागांव के कामपुर में कोपिली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम में गरज और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उत्तर भारत के अधिकांश राज्य इन दिनों भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं। इस प्रचंड गर्मी के बीच देश के कुछ राज्यों में बारिश से थोड़ी राहत मिली है। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में तेज बारिश हुई, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर शहर के भी कई हिस्सों में तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। ओडिशा के भुवनेश्वर में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हुआ। तेलंगाना के हैदराबाद में भी तेज बारिश से लोगों को इस भीषण गर्मी से काफी राहत मिली। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले 3 से 5 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2 दिन से रेड अलर्ट चल रहा है और आज के लिए भी यही स्थिति है। दिन और रात दोनों का तापमान सामान्य से 5 या 6 डिग्री अधिक चल रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर और पूर्व भारत के अधिकांश राज्यों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। हालांकि 19 से 21 जून के दौरान एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम थोड़ा करवट लेगा। तेज आंधी के साथ पंजाब में तेज, जबकि शेष राज्यों में हल्की वर्षा हो सकती है। वहीं मौसम विभाग की माने तो आज यूपी और बिहार के कई हिस्सों में लू से भीषण लू चलने की संभावना है। साथ ही हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों के साथ आज जम्मू डिवीजन, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में भी लू चलने की संभावना जताई गई है। मधुमक्खियां मनुष्यों और प्रकृति के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे परागण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा बाजार में मिलावटी शहद की मौजूदगी ने मानव स्वास्थ्य के लिए स्थिति को बदतर बना दिया है। शहद को स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है और इसमें औषधीय गुण होते हैं, लेकिन मिलावट के गंभीर परिणाम ही होते हैं। इसीलिए अहमदाबाद के युवाओं ने शुरू किया है शहद का एक खास स्टार्टअप। इन युवाओं का उद्देश्य शुद्ध शहद के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। वो चाहते हैं कि प्रत्येक डाइनिंग टेबल पर शहद हो और ये मिलावटी और अस्वास्थ्यकर चीनी के विकल्पों की जगह ले। हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें मधुमक्खी की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर उनका स्वास्थ्य, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से उनमें क्या बदलाव हो रहा है, साथ ही किसान को पॉलिनेशन में कितना फ़ायदा हुआ, इसकी जानकारी मिल पाएगी। जो भी मधुमक्खी को गोद लेना चाहते हैं उन्हें एक फॉर्म भरना होगा और उसके 7 दिन के अंदर हम इस जानकारी का पता लगाएंगे कि गुजरात के किस बी कीपर की किस हाईवे को गोद लेने के लिए दिया जा सकता है और किस बी हाइव को सुधारने की जरूरत है और उसके नई तकनीक के सहारे तैयार किया जाएगा। इन लोगों ने बाकायदा शहद की खेती का प्रशिक्षण लिया। एक छोटी सी शुरुआत के साथ एक प्रयोग के रूप में शुरू हुआ ये काम अब अन्य स्थानीय लोगों के लिए एक केस स्टडी बन गया है और इससे एक स्थिर आय उत्पन्न हो रही है। कई लोग जो रेगुलर तौर पर शहद का इस्तेमाल करते हैं वो अपने मधुमक्खी पालन और उससे बनने वाले शहद की मॉनिटरिंग भी खुद कर सकते हैं।
और बिना किसी संदेह के उसकी शुद्धता को परख सकते हैं। कहीं शहद में कॉफी का स्वाद, तो कहीं जामुन, अजवाइन और अलग अलग फूलों के रस से बनने वाले फ्लेवर भी आजकल लोगों को स्वास्थ्य के साथ साथ बेहतर स्वाद भी दे रहे हैं। आजकल लोग हर चीज में अलग अलग फ्लेवर का स्वाद चाहते हैं, तो हम भी उन्हें शहद में भी अलग अलग स्वाद दे रहे हैं, जिसमें बच्चों को पसंद आने वाला लीची फ्लेवर, जामुन, साथ ही नीलगिरी के फूलों का शहद भी लोगों को पसंद आ रहा है। अजवाइन फ्लेवर जो अजवाइन के फूलों से बनता है वो लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। मर्द राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ये समय खरीफ की फसलों की बुवाई का है। इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में अनुकूल मौसम और जलवायु के हिसाब से बुवाई और रोपाई का काम चल रहा है। कहीं किसान खरीफ की फसलों की बुवाई कर रहे तो कहीं रोपाई की तैयारी हो रही है, क्योंकि दक्षिणी और पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश हो रही है। इसलिए यहाँ के बारिश के पानी का सही इस्तेमाल करें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मूंग और अरहर की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। यहाँ के किसान सोयाबीन, धान, मक्का, मूंगफली और हरे चारे की बुवाई के लिए भी खेत तैयार कर सकते हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कपास की बुवाई के लिए उचित समय है। इतना ही नहीं, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आम की रोपाई भी की जा सकती है। वहीं दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के किसान मक्का, मूंगफली, अरहर और उड़द के अलावा लोबिया भी बो सकते हैं। दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अरंडी की बुवाई का काम भी करें। तटीय कर्नाटक में बारिश के पानी का सही इस्तेमाल करते हुए हरी खाद के तौर पर ढैंचा और सनई बोएं। ओडिशा के उत्तर पूर्वी घाटी इलाके में मक्का की बुवाई करें। साथ ही धान की नर्सरी तैयार करने का काम करें। ओडिशा के उत्तरी मध्य पठार इलाके में भिंडी, करेला और बैंगन की बुवाई जारी रखें। ओडिशा के उत्तरी पश्चिमी पठार क्षेत्र में रागी की बुवाई करते रहे। मध्य ओडिशा में खरीफ की धान, मक्का, अरहर, जौ और तिल की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। ओडिशा के दक्षिण पूर्वी घाटी इलाके में मक्का और धान बोएं। पश्चिम बंगाल के तटीय खारे इलाके में अमन धान की नर्सरी बोने का काम करें। गांगेय पश्चिम बंगाल के लाल मिट्टी वाले इलाके में धान की नर्सरी तैयार करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
रही। और अब जानते हैं कुछ खास खबरें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल पहुंचे, जहां सीएम ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से मुलाकात कर लोगों से बातचीत की। विद्यार्थियों के साथ बास्केटबॉल और फुटबॉल भी खेला। गोवा रिवॉल्यूशन डे के मौके पर पणजी में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी शामिल हुए। गोवा क्रांति दिवस राज्य के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है और इसे हर साल 18 जून को मनाया जाता है। असम के उदलगुरी में अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त की जानकारी मिलते ही पुलिस ने छापा मारा। इस मामले में उदलगुरी थाने की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक पुष्किन जैन ने बताया कि छापे में AK सीरीज राइफल, मैगजीन और गोला बारूद बरामद किया गया। दिल्ली में जल संकट बढ़ता ही जा रहा है। ओखला में हालात इतने गंभीर हैं कि लोग पूरा दिन पानी के टैंकर का ही इंतजार करते रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी में तो टैंकर भी नहीं आते। ऐसे में जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। 24 जून से 8वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होना है। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के फिर से अध्यक्ष बनने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। तेलंगाना सरकार ने राज्य में विभिन्न पदों पर कार्यरत 28 IPS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। ये आदेश तेलंगाना सरकार की मुख्य सचिव शांति कुमारी ने जारी किया है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम ने कहा है कि सिकल सेल रोग आदिवासी इलाकों में फैला हुआ है और 17 राज्यों में है। इसे जड़ से खत्म करने की पूरी कोशिश चल रही है। लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई कथित हिंसा के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए भाजपा के 4 सदस्यीय केंद्रीय दल ने कल कूच बिहार का दौरा किया। बीजेपी ने पंजाब और बंगाल उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। जालंधर पश्चिम से शीतल अंगुराल को मैदान में उतारा गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बुधनी से विधायक शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। इस अवसर पर वो भावुक भी हो गए। और इसी के साथ आज बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।